आइए बच्चा लोग, आज का जो क्लास होने चल रहा है आप लोग को हम ले चल रहे हैं सेमीकंडक्टर की दुनिया में। ठीक है, एक चीज़ आप लोग प्रायः चर्चा करते होइएगा। कोई कोई कहेगा कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, कोई कहेगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। भाई तो ये इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस हो जाता है आप लोग ये बताइए। एक हम लोग सीधे बोलते हैं कि वी आर डीलिंग विथ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल। एक हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दो शब्द सुने होइएगा आप लोग। तो देखिए, कंडक्टर से जब चार्ज के फ्लो का हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग रखे हुए हैं इलेक्ट्रिकल के कैटेगरी में। और हम लोग वैक्यूम से होकर के चार्ज का फ्लो हो रहा हो या एयर से होकर के चार्ज का फ्लो हो रहा हो या फिर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से होकर के इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा हो या चार्ज का फ्लो हो रहा हो, तब उस समय हम लोग कहते हैं वी आर डीलिंग विथ इलेक्ट्रॉनिक्स। माने इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय हम लोग सोचते हैं कि जो चार्ज का फ्लो है आइदर थ्रू एयर और थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू भी चार्ज का फ्लो हो सकता है, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह में रहता है। बात समझे कि नहीं? या फिर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से होकर के चार्ज का फ्लो जब हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं तब हम लोग कहते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से डील कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मटेरियल जो है उसका हम लोग क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। तो जो हम लोग पुराना जो पैटर्न है जिसके आधार पे हम लोग मटेरियल को कंडक्टर में या मेटल में, फिर इंसुलेटर में या सेमीकंडक्टर में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। उसका जो आधार होता है वो होता है कंडक्टिविटी या फिर रेसिस्टिविटी के टर्म में। ठीक है, जैसे मोटे तौर पे आप ये बुझिए, जिसका कंडक्टिविटी जो है बेटर है या रेसिस्टिविटी कम है, रेसिस्टिविटी कम है एंड कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो उसको बुझिए कि हम लोग मेटल के कैटेगरी में रखे हुए हैं या फिर कंडक्टर के कैटेगरी में रखे हुए हैं। और ये जो है जो कुछ बीच वाला वैल्यू है जिसके लिए है उसको हम लोग रखे हुए हैं सेमीकंडक्टर में। और जिसके लिए जैसे मान लीजिए रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो या कंडक्टिविटी बहुत कम हो, उसको हम लोग रखे हुए हैं इंसुलेटर के कैटेगरी में। ठीक है, तो ये हम आपको कुछ डेटा आप लोग के लिए रखे हुए हैं जिसको आप लोग रफली देख लीजिए, थोड़ा सा एक आइडिया आप लोग को लग जाएगा इसको देख करके। आप यहाँ देखिए, ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम लोग को मेन फोकस करना है। हम लोग का जो टॉपिक है जिसमें हम लोग मोस्ट इंटरेस्टेड हैं वो है हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो है सेमीकंडक्टर वाला इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अभी का जो टॉपिक है। और ये देखिए, हम लोग मटेरियल के जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते आए हैं, एक जो हमारा पुराना क्लासिफिकेशन का जो आधार है, ठीक है, इसमें ये जो क्लासिफिकेशन का आधार है मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है, उसमें हम लोग ये करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी के आधार पे हम लोग कर रहे हैं। अब इसके लिए आप लोग देखो क्या चीज़ है, जैसे हम लोग मेटल्स की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स। ठीक है, तो अगर मेटल्स की बात करते हैं या फिर कंडक्टर की ही बात करिए, कंडक्टर बोलिए उनको, मेटल्स आर कंडक्टर्स, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो टर्म आपको जो लिखा हुआ है ये सिग्मा है, ये रो है, रो फॉर रेसिस्टिविटी, याद है ना। यहाँ यूनिट देख कर पकड़ लीजिएगा, ओम मीटर है, यूनिट देख करके भी बात को पकड़ा जाता है। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओम मीटर। और कंडक्टिविटी जो है रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, तो इस यूनिट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये पर ओम के जगह पर हम लोग साइमन लिखते हैं और ये मीटर का पर मीटर। तो ये देख के पकड़ लीजिएगा आप लोग कि ऊपर वाला जो है दिस इज फॉर रेसिस्टिविटी और नीचे वाला जो लिखे हुए सिग्मा दिस इज फॉर कंडक्टिविटी। तो ये देखिए, इसमें जो है हम लोग एक बात यहाँ पर रखे हुए हैं, एक रेंज बता रहे हैं किस रेंज का होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर मेटल है तो 10⁻⁻² से लेकर के, मान लीजिए हम लोग रेसिस्टिविटी के टर्म में ही बात करें, दूसरा तो ऑटोमेटिकली उसका
रिसिप्रोकल है बुझिए। तो एक ऑर्डर दिमाग में रखना है कि 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर का रेसिस्टिविटी अगर है तो हम लोग वो मेटल के कैटेगरी में हम लोग उसको क्लासिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट जो है सेमीकंडक्टर के लिए देखिए 10⁻5 से लेकर के 10⁻6। तो आप ये तो थोड़ा इसमें चला गया, नहीं चला गया भाई, 10⁻8 यहाँ रह गया। और ये देखिए 10⁻5 से लेकर के हम लोग इस कैटेगरी में बात कर रहे हैं। तो ये जो है दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर, और उसी का रेसिप्रोकल है आपका कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये देखिए तो ये मेटल के लिए रेसिस्टिविटी क्या है, कम है, 10⁻8 कम ना है वहां तक। यहाँ पे देखिए तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ऐसे है, ये रेंज है, ये हमारा सेमीकंडक्टर वाला है। इंसुलेटर के लिए बात करिएगा तो इसका रेसिस्टिविटी देखिए बहुत हाई है, ये 10⁻11 टू 10⁻19, ये बहुत हाई इसका रेसिस्टिविटी होता है। ये जो ब्रॉडली जब आप छोटे क्लास में थे तो आप लोग जो क्लासिफाई करते थे मटेरियल को, उसका आधार यही होता था। उस समय बोला जाता था कि रेसिस्टिविटी या फिर उसी से रिलेटेड रेसिस्टेंस है कि नहीं। तो रेसिस्टिविटी लोअर वाला जो है रेंज वाला है वो आपका मेटल या फिर कंडक्टर के रेंज में है, और उससे रेसिस्टिविटी थोड़ा सा इंक्रीज कर गया तो वो आपका सेमीकंडक्टर में चला गया। और सबसे ज़्यादा वाला जो रेंज है वो है आपका इंसुलेटर वाला। समझ गया, ये आपका ऐसे है। वैसे अभी हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग ये मटेरियल का क्लासिफिकेशन जो करते हैं इस 3 कैटेगरी में, उसका एक दूसरा आधार है जिसको बोलते हैं हम लोग बैंड थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी पे हम लोग को मेन फोकस करना है। और ये आप लोगों से परीक्षा में पूछता भी है कि ये बैंड थ्योरी क्या है, किसी पदार्थ के क्लासिफिकेशन का जो है बैंड थ्योरी के आधार पे किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है उसको आप समझाइए। ठीक है कि नहीं। आप पूरा सेमीकंडक्टर बिहेवियर को समझना है तो बैंड थ्योरी को हम लोग को समझना पड़ेगा। थोड़ा और कुछ बात देख लीजिए इससे रिलेटेड। ये देखिए अब सेमीकंडक्टर हम लोग का मेन फोकस क्या है, मेन फोकस हम लोग का जो अभी जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सेमीकंडक्टर वाला जो रेंज है, इसी में हम लोग इंटरेस्टेड है। सेमीकंडक्टर में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एयर के थ्रू जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, या वैक्यूम से होकर के जो फ्लो होता है उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। एक ज़माना था कि आप देखिएगा कि बड़े बड़े रेडियोज होते थे घर में, ठीक है कि नहीं। तो उसमें जो आप लोग देखिएगा माने जो रेडियो होता था वो बुझिए कि टेलीविज़न से बड़ा होता था, ऐसा ज़माना था। समझ गया कि नहीं। तो उसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए जाते थे जिनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, जिसको गर्म होने में वो थर्मायोनिक इमिशन पर आधारित हुआ करता था। वैक्यूम से होकर के इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था वैक्यूम ट्यूब्स में। उसमें आता था उसमें हम लोग पढ़ते थे पेंटोड, ट्रायोड, इस तरह का चीज़ हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में हम लोग घुस रहे हैं। ये बुझिए कि क्रांतिकारी कदम था जब हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग जानना शुरू किए। और आज का जो टेक्नोलॉजी है ये सेमीकंडक्टर आधारित है। आप लोग देखिएगा तो इसमें देखिए अभी जो है सेमीकंडक्टर में भी है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये सिलिकॉन है एंड जर्मेनियम है, जानता है ना कि एलिमेंट है, ये सब तत्व है भाई। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम पढ़े होइएगा आप लोग, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4 में आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है। तो इसी पे हम लोग का मेन फोकस है। अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर पे हम लोग का मेन फोकस है। जो हम लोग की पढ़ाई जो हम लोग का आगे बढ़ेगी उसमें हमारा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम वाला जो माने एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ये 2 ठो हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एलिमेंटल स्टेज में, इनके बारे में हम लोग का मेन फोकस रहेगा। उसके बाद और भी देखिए तरह तरह के सेमीकंडक्टर हैं, जैसे कंपाउंड सेमीकंडक्टर है।
अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर में भी आपका इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दो कैटेगरी में बंटा हुआ है, ठीक है। तो आपका इनऑर्गेनिक में देखिएगा, तो इनऑर्गेनिक में ये सब जो आपको जो दिख रहे हैं, ये जो कंपाउंड है, ये भी आपका सेमीकंडक्टर्स हैं, दीज आर ऑल्सो सेमीकंडक्टर। जैसे कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, फिर कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है कि नहीं। आप लोग अपना मिला करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। ये सब जो है आप देख लीजिए, ये जितना आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको जो यहाँ पर जो दिख रहा है, जैसे कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम, इसको क्या पढ़िएगा, सेलेनियम है, सेलेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, इस तरह का ये सब अपना पढ़ लीजिएगा। ये इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स है। आप लोग को जस्ट नाम जान लेना है कि दीज आर ऑल्सो सेमीकंडक्टर्स। हम लोग का मेन फोकस रहेगा अभी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर पे, ठीक है। इनऑर्गेनिक में ये हो गए, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी सेमीकंडक्टर है। अब उसमें देखिए, अब इसमें जैसे ऑर्गेनिक में एंथ्रासिन, डॉप्ड थैलोसायानिन्स एटसेट्रा, ये जो है क्या है, ये ऑर्गेनिक में सेमी कंडक्टिंग कंपाउंड्स है। उसके अलावा जो है ऑर्गेनिक में कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी हैं, ये सब सेमी कंडक्टिंग है, ठीक है कि नहीं। ये सेमी कंडक्टिंग कंपाउंड्स में ये सब आएंगे। उसमें से देखिए कौन कौन है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में पॉलीपाइरोल, पढ़ लीजिए अपना बढ़िया से, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन एटसेट्रा, दीज आर सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो कि सेमीकंडक्टर में आता है। ये सब सेमीकंडक्टर में आएगा। ये इनऑर्गेनिक में भी ये सेमीकंडक्टिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये सब आप लोग के जानकारी में रहना चाहिए, ठीक है। जस्ट फॉर क्या कहिएगा, मैंने नॉलेज, कहीं ऑब्जेक्टिव कहीं फंस जाए, ठीक है कि नहीं। मैंने आपको कहीं देखिएगा कि कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है कि नहीं, ये सब क्या है, ये सेमीकंडक्टर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सब माने इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कुछ ऐसे हैं जो सेमीकंडक्टर हैं, ओके। अब इसके बाद हम आप लोग को जो मेन टॉपिक हम लोग का है, जस्ट बुझिए, ये इंट्रोडक्टरी बात थी जिसको हम लोग जान लिए अबाउट सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब मेन चीज देखिए, हमारा शुरू होता है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के आधार पे भी हम लोग मन मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में एंड इंसुलेटर में। तो ये आपका जो है, ये बैंड थ्योरी क्या है, इस बैंड थ्योरी को हम लोग को समझना है। व्हाट इज बैंड थ्योरी, थोड़ा सा आप लोग को इसमें धैर्य अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें आपको समझने का थोड़ा सा प्रयास करना चाहिएगा। तो देखिए, आप लोग जो है केमिस्ट्री जब आप लोग पढ़े, ठीक है, तब उसमें जो है आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े। और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग क्या देखे, आप लोग को याद होगा कि आपको सर बताए कि उसमें क्या रहता है कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। हम लोग हाइड्रोजन एटम की ही बात करें, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम आप पढ़े, उसमें आपको क्या बताया गया कि न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ खास एनर्जी लेवल्स होते हैं, कुछ खास ऑर्बिट होते हैं, उन ऑर्बिट में कुछ खास एनर्जी रहता है, और उन खास ऑर्बिट्स में कोई इलेक्ट्रॉन अपना जगह लेता है। इस तरह का चीज, जैसे आप लोग माने उसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की बात करते थे। माने आप ये देखिए, हम लोग जो एक पढ़ते थे, एक चीज इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि पहले हम लोग एक चीज बोलेंगे, आइसोलेटेड एटम की बात करें। एक शब्द आप लोग को सीखना है, आइसोलेटेड एटम, ठीक है, आइसोलेटेड एटम
माने अकेला एटम की बात हो रही है, अकेला सिंगल एटम है। तो अगर सिंगल एटम है तो उसके चारों ओर जो है हम लोग बोलते क्या है कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह की बात आप लोग पढ़ते हैं। माने कोई आइसोलेटेड एटम है, सिंगल एटम की बात की जाए, जैसे सिलिकॉन का ही एक सिंगल एटम है, मान लीजिए सिंगल एटम आइसोलेटेड एटम है, सिलिकॉन का ही ले लीजिए, तो आप उसमें क्या बोलिएगा, सिलिकॉन का आप एटॉमिक नंबर कितना है बोलिए। अगर आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं आप सिलिकॉन का ही ले लीजिए। ऐसे हम सिलिकॉन या जर्मेनियम पे ही हम लोग का मेन फोकस है। तो मान लीजिए सिलिकॉन का आइसोलेटेड एटम है, सिंगल एटम है, तो उस सिंगल एटम की बात करिएगा तो उसमें आपका कै गो इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है पहले ये बताइए। 14 ठो, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं, बोलो यार। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सिलिकॉन का, 14, कितना हो जाएगा। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा एक के एनर्जी लेवल है, पढ़े होइएगा ना, एक के एनर्जी लेवल की बात उठ रही है। मान लीजिए के एनर्जी लेवल है, उसके बाद क्या है, के बाद अगला को क्या बोलते हैं, एल एनर्जी लेवल। उसके बाद एम एनर्जी लेवल, के एल एम, इसे बोलते हैं कि नहीं जी। हम लोग आइसोलेटेड एटम लेकर के अगर हम बात करें, सिलिकॉन का आइसोलेटेड एटम लिया है, ठीक है, तो इस हम लोग क्या बोलते हैं, उस एटम के चारों ओर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से क्या है, अलग 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 डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ, अलग अलग। जैसे एक के एनर्जी लेवल, के एनर्जी लेवल, उसके बाद के एनर्जी लेवल, उसके बाद के एल एनर्जी लेवल, एम एनर्जी लेवल, के एल एम एन, याद है ना, इसमें हम लोग ऐसे एल एनर्जी लेवल, एम एनर्जी लेवल। बोलिए, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, n बराबर 1 पढ़े हो ना आप लोग। इसमें क्या लिखते हो तुम लोग कि n इक्वल टू 1, यहाँ n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, क्या n इक्वल टू 3, इस तरह के पढ़े थे कि नहीं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है इधर कहीं मान लीजिए इसका न्यूक्लियस रहेगा। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है एक तरह का, कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, हायर एनर्जी लेवल्स है। तो ये जो है अगर एक सिंगल एटम हो तो उसमें हम लोग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे ऐसे ना डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में बोलिए 8 गो, 8 इलेक्ट्रॉन। अब बच गया कितने, 14 ना है, तो 2, 8, 10 और 4, 14।
सिलिकॉन एटम की बात हो रही है। आइसोलेटेड थी, आइसोलेटेड माने अकेला है, अकेला। इसका एग्जाम्पल जैसे समझ, ये देख लिए ना आप लोग, अकेला है ये। तो इसमें क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है। इसमें क्या रहता है, और आइसोलेटेड एटम क्या रहता है, माने आइसोलेटेड एटम के चारों ओर देयर आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, लिख देते हैं। Energy levels, there are discrete energy levels for an isolated atom। ये बात को समझिए, ये थोड़ी सी बात समझने में थोड़ी परेशानी है, ठीक है कि नहीं, जबकि बात आसान है। हायर क्लास में जाइएगा और एडवांस इसका ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, लेकिन आईएससी लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, उसी को हम लोग ये करेंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देयर आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स फॉर एन आइसोलेटेड एटम, जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, in which electrons are distributed आप ऐसे समझिए, देयर आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स फॉर एन आइसोलेटेड एटम इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। एक हम लोग देखिए आइसोलेटेड एटम हम की बात कर रहे हैं। एक आइसोलेटेड एटम पहले समझ लीजिएगा, अगर आइसोलेटेड एटम का खेल समझिएगा तब ना किसी क्रिस्टल में क्या होने जा रहा है उसको समझिएगा। एक आइसोलेटेड एटम हम कंसीडर किए किसी चीज का, जैसे एग्जांपल के तौर पे सिलिकॉन कंसीडर किए, है कि नहीं। तो सिलिकॉन में कितने हैं, एलिमेंटल स्टेज में बात कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि 14 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ करके आए हुए हैं, ऑलरेडी पढ़े हैं कि उसमें क्या होता है कि भाई एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, है कि नहीं। जैसे के एनर्जी लेवल, एल एनर्जी लेवल, एम एनर्जी लेवल, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है तो सब एक जगह नहीं जमा है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। जैसे पहला n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग 2 ठो, n बराबर 2 में आपका कै ठो, 8 गो, और फिर उसके बाद जो बच गया 4 ठो, ये अगला एनर्जी या अगला एनर्जी लेवल या n बराबर 3 के संगत जो m एनर्जी लेवल है उसमें ये 4 गो डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ गया, माने ये खास एनर्जी लेवल है। इसी एनर्जी लेवल में जब ये जो है इसमें आपका एक खास एनर्जी लेवल है जिसमें 2 ठो हैं, फिर इसमें 8 गो हैं, एंड फिर इसमें 4 गो हैं। जो सबसे बाहर वाला एनर्जी लेवल होता है उसका नाम वैलेंस एनर्जी लेवल भी है। एक शब्द हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो है सबसे अगर बाहर वाला है, एक शब्द हम लोग बोलेंगे वैलेंस एनर्जी लेवल। वैलेंस एनर्जी लेवल ये वैलेंस एनर्जी लेवल है। ये भी तो आप लोग वैलेंस एनर्जी लेवल मान लीजिए, ये कौन, ये किसके लिए, ये जो है ये आपको जो दिख रहा है, ये तीसरा जो एनर्जी लेवल है ये क्या है, दिस इज द वैलेंस एनर्जी लेवल, बोलो ना।
यही मान लीजिए इसका वैलेंस एनर्जी लेवल ए वाला n = 3 जो है ये क्या इंडिकेट करता है? ये बात आप लोग को याद रखना है। और ये फिगर आप लोग के लिए एक अलग बनाए हुए हैं, ये इतना, ये आउटर मोस्ट लेयर जो है दिस इज द वैलेंस एनर्जी लेवल। आई होप आप लोग को दिखना चाहिए, ठीक है। ये वैलेंस एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है कि नहीं। ये एनर्जी लेवल एक आइसोलेटेड एटम के साथ होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होने जा रहा है, ये जो फाइनल डिफरेंस है उसको समझिए। अब सपोज कीजिए कि सिलिकॉन का आप एक क्रिस्टल कंसीडर कर रहे हैं, सिलिकॉन का क्रिस्टल, तो उसमें एक साथ बहुत सारे एटम हैं। एक साथ क्या है, एक एटम नहीं है, बहुत सारे एटम हैं, लार्ज नंबर में एटम्स हैं। तो आप लोग की जानकारी के लिए, अगर आप सिलिकॉन का या जर्मेनियम का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर सिलिकॉन का ही ले लीजिए, 1 सीसी अगर कंसीडर करिए ना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कंसीडर करिएगा, तो उसमें लगभग 10⁻23 एटम उसके होंगे। आप अंदाजा लगाइए, अगर सिलिकॉन का 1 सीसी लीजिएगा तो 10⁻23, ये बहुत बड़ा मतलब फिगर है, बात समझे कि नहीं, इतना एटम होंगे। तो अब जो है, अब मान लीजिए क्रिस्टल, क्रिस्टल आप लोग पढ़े हैं ना, क्रिस्टल नाम आप लोग सुने होइएगा। तो क्रिस्टल क्या होता है, इट इज क्रिस्टल। देखिए क्या बोला जाता है, सुन लीजिए क्रिस्टल में कि कोई सॉलिड अगर है तो सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, किसी सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, ये खास पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। तो वो जो खास पैटर्न का जो अरेंजमेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, या फिर उसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहिए। माने जैसे तैसे एटम नहीं रहते हैं सॉलिड में, जो सॉलिड के एटम्स हैं ये खास पैटर्न में अरेंज रहते हैं, जैसे तैसे नहीं। आप लोग सुने होइएगा, पढ़े होइएगा, FCC, BCC पढ़े होइएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। कुछ खास ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, माने किस पैटर्न से, BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, या फिर हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो ये जो सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड में उसके जो एटम्स हैं ये खास वे में खास पैटर्न से अरेंज रहते हैं, ठीक है कि नहीं। उसी को उसका हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं या क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो आप यहाँ देखिए, तो अभी हम लोग जितना जो पढ़े हैं ना, ये हम इस तरह से जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की बात किए हैं, ये तब होगा जब एक सिंगल एटम आपके पास होगा। लेकिन अगर आप किसी क्रिस्टल में जहां माने अरबों खरबों में आपके बुझिए एटम्स एक साथ रह रहे हैं, उसमें से किसी एक एटम की अगर बात करिएगा, जैसे सिलिकॉन का ही क्रिस्टल ले लीजिए, आपको बोले ना कि अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर लीजिएगा, 1 सीसी बुझते हैं ना, बहुत कम मात्रा हुआ, मैंने वॉल्यूम की दृष्टि से हम लेते हैं 1 सीसी, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में आपका 10⁻23 एटम के रेंज में उसमें एटम होंगे। बहुत बड़ा मतलब लार्ज नंबर में एटम एक साथ होंगे। तो अब देखिए क्या होता है, एक एटम जो है अपने चारों ओर से बुझिए कि एटम सागर में पड़ा हुआ है, अकेले नहीं है वो। कोई एक एटम की बोलिएगा, कोई मान लीजिए कि उसके एक एटम पे आप फोकस करें तो उसके चारों ओर तो बुझिए क्या है, माने एटम्स के समंदर में के बीच में है, एक है वो चारों ओर से है। बोलिए इस तरह से चारों ओर से उसके एटम्स एंड एटम्स अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो अब उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो बाकी एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, बगल वाला एक एटम का मान लीजिए हम आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही बात करें, और उसके बगल में दूसरा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन एंड बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ होगा कि नहीं, कुछ इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा। आगे कहेगा ना कुछ ना हम अलग तुम अलग,
तो अलग अलग की बात कब होती, आइसोलेटेड होता तब। आइसोलेटेड था इस तरह से, कुछ खास एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल थे, ऐसे डिस्क्रीट एनर्जी अगल अगल, जैसे के एनर्जी लेवल एल, और इन्हीं एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन अब वो एटम अकेले नहीं है। क्या है वो किसी क्रिस्टल का अगर एक एटम है तो उस एटम का बाकी जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, एक एटम था तो ये वाला एनर्जी लेवल, वैलेंस एनर्जी लेवल, या ये वाला n बराबर 1 के एनर्जी लेवल, ये इधर उधर हो गया है। ये देखिए, ये आपका के एनर्जी लेवल था, ये एल एनर्जी लेवल, और ये एम एनर्जी लेवल, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे, देख रहे हैं ना। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं जो कुछ खास थे, ये तब था जब एक एटम, यहाँ n बराबर 1 में एक एनर्जी लेवल, n बराबर 2 में भी एक एनर्जी लेवल, n बराबर 3 में भी एक एनर्जी लेवल। अगर दो एटम एक साथ आ जाते हैं ना, तो एक के एनर्जी लेवल जो है, जहाँ एक सिंगल था उसके जगह पे एक दूसरे के काफ़ी, माने इसके करीब में दो एनर्जी लेवल यहाँ बन जाएगा, यहाँ भी दो एनर्जी लेवल, यहाँ भी दो एनर्जी लेवल बन जाएगा। बात समझे कि नहीं? सब दो एक एक के जगह पे इसमें दो हो जाएगा अगर दो एटम एक साथ रहे तो। अगर तीन एटम हैं एक साथ तो उनका आपसी इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पर तीन, यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर भी तीन, ऐसे बुझिए। तो अगर n एटम हो जाए, लार्ज नंबर में अगर एटम हो जाए, तो ये n के जगह पे भी, एक के जगह पे n एनर्जी लेवल, n के जगह पे भी, एक के जगह पे n एनर्जी, n एटम्स का एक क्रिस्टल है, तो यहाँ भी उतना, एंड फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, अब एक एनर्जी लेवल नहीं रहेगा, वो नेबरिंग एटम्स जो है, अब कहिएगा कि नहीं कोई बहुत दूर है, ठीक बात है, बहुत दूर है, उसका असर कम हो सकता है, लेकिन हम लोग तो थियोरेटिकली मानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, ये तो अप टू इन्फिनिटी एप्लीकेबल है, तो ठीक है उसका असर कम होगा। लेकिन थियोरेटिकली हम लोग सोचेंगे कि भाई अब एक एनर्जी लेवल यहाँ, एक एनर्जी लेवल एंड एक एनर्जी लेवल जो अकेले होगा वो वाला नहीं रहेगा, वो एटम अब अकेले नहीं है, वो बुझिए इलेक्ट्रॉन सागर में है वो, और उसका रिमेनिंग एटम्स के साथ देयर इज सम इंटरेक्शन, देयर इज सम इंटरेक्शन विथ नेबरिंग एटम्स। बल्कि हम लोग थियोरेटिकली क्रिस्टल में जितने एटम हैं सबके साथ एज्यूम करें। जैसे मान लीजिए कि हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, एक सिंगल स्टूडेंट होता, तो सिंगल स्टूडेंट को अगर हम पढ़ाते तो क्या होता, उसमें मेरा एंड उसके बीच में केवल इंटरेक्शन होता, उसका एक अकेले रहता, उसका इधर उधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन पूरे क्लासरूम में एक साथ इतने स्टूडेंट बैठे हुए हैं एंड इतने स्टूडेंट में कोई एक स्टूडेंट, तो अब वो अकेले नहीं है। बात समझे कि नहीं? किसी एक अकेला स्टूडेंट को कंट्रोल करना और क्लास में किसी उसी स्टूडेंट को कंट्रोल करना, ये दोनों में दिक्कत है, नहीं समझे? इसलिए क्योंकि अगल बगल के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास चलते रहेगा, बीच में आपस में कुछ कुछ इंटरेक्शन होते रहेगा, उसको डिस्टर्ब किया, उसको डिस्टर्ब किया, थोड़ा बात कर लिया, एक इंटरेक्शन होते रहेगा कि नहीं? तो अब उसका एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड है, अकेला सिंगल एनर्जी लेवल्स नहीं है उसके पास, है कि नहीं? सबके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। यहाँ पर बैठा हुआ तो पीछे से कोई क्या हो नाम रखा हो प्रियांशु भैया, है कि नहीं? तब प्रियांशु भैया के क्लास से इधर हो गया। और आजकल तो और भी हो रहा है, मोबाइल का ज़माना है, कोई दूर से ही उसको प्रभावित कर दिया, तो हो सकता है क्लास छोड़ के वो बाहर निकल जाए, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करे वो कि क्लास का इंटरेक्शन नेग्लिजिबल और बाहर चला जाए। तो आप समझ गए कि नहीं? तो आप लोग ऐसे समझिए, समझने के लिए इसको, कि एक अकेला स्टूडेंट का बिहेवियर और पूरे क्लास के बीच में उसी स्टूडेंट का बिहेवियर एक जैसा नहीं रहेगा, वो डिफर कर जाएगा। तो एक एटम का अकेला होना
नहीं समझे? उसी एटम का किसी क्रिस्टल में होना, तो अगर वो एटम किसी क्रिस्टल में है तो उस एटम का नेबरिंग एटम के साथ देयर इज इंटरेक्शन, एंड उसी इंटरेक्शन के फलस्वरूप हर एक एनर्जी लेवल जो है ना के जगह पे लार्ज नंबर में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स का निर्माण होगा। नहीं समझे? लार्ज नंबर में एनर्जी लेवल्स का निर्माण होगा, एक एनर्जी लेवल नहीं रहेगा, उसके जगह पर लार्ज नंबर में एनर्जी लेवल्स होंगे। थियोरेटिकली हम लोग बोलते हैं कि अगर n एटम है तो एक एनर्जी लेवल के जगह पे अब n एनर्जी लेवल हो जाएंगे। जैसे इस n बराबर 1 के जगह पे भी n, यहाँ भी n एंड यहाँ भी n हो जाएगा, तो अब एक नहीं रहेगा, एक के जगह पे लार्ज नंबर में एनर्जी लेवल्स का निर्माण होगा, क्योंकि एक एटम के इलेक्ट्रॉन का नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि होगा। एंड थियोरेटिकली दूर में भी कोई एटम है तो वो भी उस पर कुछ ना कुछ असर डालेगा। इसलिए अब सिंगल एनर्जी लेवल की बात हम लोग ना कह करके उसके जगह पे लार्ज नंबर में एनर्जी लेवल्स की बात हम लोग करेंगे। तो एक सिंगल वाला तो आप अभी यहाँ पर देख लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि आप यहाँ देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं किसी एटम, एन एटम इन ए क्रिस्टल, इट इज नो लॉन्गर आइसोलेटेड। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर एन एटम ऑफ ए क्रिस्टल। नहीं समझे? ये अगर बात समझ गया ना तो सेमीकंडक्टर समझने में आपको काफी मदद मिलेगी। यहां देखिए, अब हम लोग फॉर एन एटम ऑफ ए क्रिस्टल, एक क्रिस्टल के एटम की बात कर रहे हैं। तो पहले आप ये देखिए, हम लोग जो बनाए हुए थे यहाँ पर देखिए, एक बनाए थे मान लीजिए। अब ये देखिए, पहले हम सिलिकॉन की ही बात किए थे, याद करिए। मान लीजिए हम सिलिकॉन एटम की ही बात कर रहे हैं जब वो अकेले था। अब हम सिलिकॉन एटम की बात कर रहे हैं जब वो किसी क्रिस्टल में है जहाँ पे सिलिकॉन के लार्ज नंबर में एटम्स हैं, एक साथ बहुत सारे एटम्स हैं। नहीं समझे? लार्ज नंबर में एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक हमारा ये जो एनर्जी लेवल यहाँ पर था, इसको फिर एक कर रहे हैं। मान लीजिए एक के एनर्जी लेवल था, मान लीजिए। उसके बाद यहाँ हम क्या बनाए हुए थे, मान लीजिए यहाँ पर हम बनाए और फिर हम यहाँ पर बनाए। इसको थोड़ा सा समझ जाना, थोड़ा सा आप ध्यान दे दिए तो फिर तो बुझिए बहुत बढ़िया बात हो गया। देखे ना, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर जो है एक एनर्जी लेवल के जगह पे एन एनर्जी लेवल्स का निर्माण होगा। एक के जगह पे अगर एन एटम का क्रिस्टल है, क्या, फॉर एन एटम ऑफ ए क्रिस्टल हैविंग एन एटम्स, ऐसे बुझिए। ये क्या आ गया, एटम्स है, एटम्स। यहां ले लेते हैं, और एन एटम for an atom having n, for an atom of a crystal, that crystal have n atoms, माने n एटम्स का, मान लीजिए कि सिलिकॉन का क्रिस्टल है, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं सिलिकॉन का, उसमें उसके n एटम एक साथ है, तो उस n एटम में से एक एटम की बात कर रहे हैं।
तो अब ये जो है उसमें एनर्जी लेवल जो आप जो देख रहे हैं, ये वाला एनर्जी लेवल वहां नहीं है। ठीक है, यह देखिए, ये आपको ऐसे बनाया है ना। अब एक यहाँ पे बुझिए एन एनर्जी, एक जहां हुआ करता था ना के की बात करें, पहला की सबसे भीतर वाले की बात करें, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा। अब ये बुझिए यहां पर ऐसे देखते जाइए, सब अलग अलग है, लेकिन क्या है, तो समझ में आया होगा। एन है एंड एक दूसरे के काफी करीब है। तो अब के पहले इट वाज ए सिंगल एनर्जी लेवल, अब बुझिए इसमें एन हम बना दिए लगभग, बोलिए एक के। फिर उसी तरह से यहां देखिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी का थोड़ा यूज कर लिया जाए क्या। ये सब देखिए, ये माने उसके जगह पे भी मान लीजिए के बाद एल था ये क्या, तो ये भी क्या हो गया, हम देखते रहिए। अभी सब अलग अलग है, बुझा रहा है। ये वीडियो में आप लोग को बेहतर समझ में आएगा क्या। इस तरह से क्या, चलिए कुछ समझे कि नहीं आप लोग, बोलो। ये भी काफी करीब करीब है सब, ये दूर इतना नहीं है। आप कुछ समझे। आइए मान लीजिए बाहर वाला है, तो यहां पर भी क्या हुआ, समझे।
अब समझ गया? कुछ बात समझ में आप लोग को आ रही है? इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, थोड़ा जरूर समझ में आ रही होगी। तो देखिए क्या हुआ, जब सिंगल एटम जो था तो के वाला जो एनर्जी लेवल था वहां एक था, एल वाला में भी एक एनर्जी लेवल था, एम वाला में भी, या ये वैलेंस एनर्जी लेवल हुआ करता था। और उसके जगह पे क्या हो गया, नेबरिंग एटम के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसके फलस्वरूप क्या हो गया, नए नए एनर्जी लेवल्स का निर्माण हुआ। सब जितना जो था ना, हर एक जगह पे, के जगह पे चाहे एल की जगह पे, ये सब गैप रहेगा, बस समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा कि मान लीजिए इस तरह की एनर्जी लेवल्स का आपको निर्माण हो गया, इसमें ऐसे एक एनर्जी लेवल बन गया। बहुत लार्ज नंबर्स में है, ऐसे बुझिए, ठीक है कि नहीं। तो अब देखिए अब क्या रहा, जहां सिंगल एटम में अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे, अब वो सारे एनर्जी लेवल जो है उसमें हम लोग इसी बात को बोलते हैं कि एक के जगह पे एन आ गए, एक के जगह पे एन आ गए। तो और वो जो एन जो है ना एक दूसरे के काफी करीब करीब हैं, जैसे यहाँ पर जो एन है ये एन एक दूसरे के काफी करीब हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन संख्या चूंकि बहुत ज्यादा है तो करीब करीब होने के बाद भी इसके नीचे वाला एंड ऊपर वाला के बीच में एक मोटा सा हम लोग एनर्जी मतलब बहुत सारे एनर्जी लेवल्स एक साथ बने हुए हैं। तो अब इस बात को हम लोग क्या कहते हैं कि एनर्जी लेवल के जगह पे एनर्जी बैंड बन गया, बैंड पट्टी बन गया, ऊर्जा पट्टी। एक शब्द आएगा क्या, एनर्जी लेवल नहीं रह करके अब हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल इज कन्वर्टेड into एनर्जी बैंड्स। एनर्जी लेवल्स आर लिख लीजिएगा। यहां ध्यान दीजिए, इसमें अगर लिखिएगा कि पहले आइसोलेटेड एटम में जहां एनर्जी लेवल था, अब इस एनर्जी लेवल की जगह पे क्या हो गया, एनर्जी बैंड बन गया, एनर्जी बैंड। कुछ बात समझ में आई? ये समझने के लिए आईएएस के स्टूडेंट के लिए इतना एनफ है कि आइसोलेटेड एटम रहता है तो हर एक एटम के पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन अगर वही एटम अगर किसी क्रिस्टल में है तो अब उसके पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल उपलब्ध नहीं है। इसलिए क्योंकि जितना एनर्जी लेवल था हर एक एनर्जी लेवल के जगह पे लार्ज नंबर में एक दूसरे के काफी करीब करीब एनर्जी लेवल्स का निर्माण होगा। जैसे के एनर्जी लेवल जो था अब ये बन गया है यहाँ पे, इट इज कन्वर्टेड इनटू के एनर्जी बैंड, इट इज नाउ के एनर्जी बैंड। आई होप आप लोग समझ गए हैं। के एनर्जी इज नाउ के एनर्जी बैंड। एल एनर्जी लेवल जो था दैट इज एल एनर्जी बैंड। बैंड बॉन्ड मत बुझिएगा, इट इज ए बैंड, बैंड माने पट्टी, एल। और ये मान लीजिए आउटर है तो इसको आप लोग कहिएगा वैलेंस एनर्जी बैंड, इट इज वैलेंस एनर्जी बैंड। बड़ा इंपॉर्टेंट बैंड है ये, इसी के
इर्द गिर्द हम लोग का खेल होने वाला है। वैलेंस एनर्जी लेवल के जगह पे वैलेंस एनर्जी बैंड बन गया। ये लार्ज नंबर में है, ध्यान दीजिए, ये लार्ज नंबर में है। यहाँ जो आपको ये गैप दिख रहा है वास्तव में गैप नहीं है, लेकिन संख्या देख रहा है कि नहीं, ये लार्ज नंबर में संख्या है। मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसमें अगर आप लोग ज़्यादा अड़े नहीं तो इस थियोरेटिकल बात को मानते हुए कि भाई एक एटम अगर क्रिस्टल का एटम है, वो किसी क्रिस्टल में मौजूद है, तो पहले जहाँ एनर्जी लेवल्स थे उसमें, जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनर्जी बैंड में है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसका अगर सिलिकॉन का 2 ठो अगर बात करिएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ पे है, वो के एनर्जी बैंड में है। इधर जो थे आपके 8 को थे ना, इसमें ये 8 को जो है वो एल एनर्जी लेवल में नहीं है, बल्कि अब एल बैंड में है। आप ऐसे समझिए ना भाई कि अकेले एटम था तो एनर्जी लेवल थे, और जब क्रिस्टल में चला गया तो देयर इज नो लॉन्गर दैट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, दैट एनर्जी लेवल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बैंड। ईच एनर्जी लेवल इज कन्वर्टेड इनटू एन एनर्जी बैंड। उसके जगह पर एक बैंड बन गया। उसके पीछे रीजन क्या है कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन का उस क्रिस्टल में मौजूद बाकी जितने एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, एंड उस इंटरेक्शन के फलस्वरूप नए नए एनर्जी लेवल्स का निर्माण हो रहा है। अगर एन एटम का क्रिस्टल है तो उसमें एक के जगह पे एन एनर्जी लेवल्स होंगे। के वाला जो पहले एक था, अब के जगह पे एन, एल वाला भी एक था, एल की जगह पे एन। समझ गया कि नहीं। और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसका नाम वैलेंस एनर्जी वैलेंस ऑर्बिट होता है, तो वो उसके जगह पे क्या हो जाएगा, फिर वहां भी एन बन जाएंगे। तो अब आप लोग क्या कहिएगा कि देयर इज वैलेंस बैंड। और ये जो 4 ठो इलेक्ट्रॉन की जो बात कर रहे थे ना, अब वो देखिए 1 2 3 4, ये 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं जो उसके वैलेंस बैंड में हैं, वैलेंस एनर्जी लेवल में थे, नाउ दे आर इन वैलेंस बैंड। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। मान सीधे सीधे एकदम केमिस्ट्री के क्लास की तरह ही हो रहा है। बात समझे कि नहीं आप लोग, इसमें अच्छा लग रहा होगा। इसमें लेस कैलकुलेशन मोर थ्योरी। बात समझे कि नहीं। तो दैट एनर्जी लेवल इज कन्वर्टेड इनटू, क्या बोले, एनर्जी लेवल्स आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बैंड्स। क्यों? ड्यू टू इंटरेक्शन विथ, ये क्यों होता है, इट ड्यू टू इंटरेक्शन among atoms of the crystal। ये क्यों बना, एनर्जी लेवल्स में कन्वर्ट हो गया, क्यों भाई, उसके पीछे रीजन क्या है। एनर्जी लेवल्स आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बैंड्स ड्यू टू इंटरेक्शन among atoms of the crystal। माने उनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन है। एक एटम बुझिए अगर टोटल n है तो एक एटम रिमेनिंग n-1 एटम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। हम लोग के पास क्या था, हम लोग क्या लिए थे, n एटम्स। तो 1 एटम इज इंटरेक्टिंग नाउ विथ रिमेनिंग n-1 एटम। माने इसमें हम लोग लिखेंगे 1 एटम ठीक है कि नहीं। आप यहाँ एक लाइन और लिख लीजिएगा, एट द प्लेस ऑफ 1 एनर्जी
दे आर वेरी लार्ज इन नंबर। कुछ समझ में आया बुआ लो? बोलो ना। ये आप लोग को अब समझ जाइए। एक चीज देखिए तो, मान लीजिए आपके हाथ में कोई रक्षा सूत्र बांधता है पूजा पाठ के बाद, तो एक क्या किया, एक धागा बांध दिया, एक फेरा बांध के छोड़ दिया। एक क्या किया, फेरा पर फेरा मारते गया, टर्न पे टर्न मारते गया, तो वो क्या हो जाएगा? अब वो एक बैंड बन गया। वो किस चीज का रहा? अब वो डिस्क्रीट नहीं रहा, एक नहीं रहा। एक के जगह पे बहुत लार्ज नंबर में जब लपटाते चले गए तो क्या करेगा? आप क्या कह सकते हैं? अब वो रक्षा सूत्र नहीं रह गया, वो रक्षा बैंड में कन्वर्ट हो गया। आप ऐसे कहिए, दैट रक्षा सूत्र इज नाउ कन्वर्टेड इनटू। पंडित जी कहे आइए रक्षा सूत्र बांध देते हैं आपके हाथ में, बट दैट इज नॉट रक्षा सूत्र। इतना लार्ज नंबर में लपेटा गया है, जजमान का मोटा गर्दन देख करके पंडित जी लपेटे, मोटे गर्दन का जजमान है, ज्यादा आमदनी होने वाली है, बस लपेटते गए और उस एनर्जी लेवल को इतना लार्ज नंबर में एक के ऊपर क्लोजली स्पेस्ड बनाते गए कि अब दैट इज नॉट रक्षा सूत्र, दैट इज ए रक्षा बैंड। बड़े बड़े मंदिर में जाइएगा तो सूत्र नहीं बांधता है, एक कपड़ा का टुकड़ा लेकर के इसमें बांध देता है, लीजिए, वो डायरेक्ट बैंड ही बांधता है, क्योंकि उसको उतना फुर्सत नहीं है उतना देर में लार्ज नंबर में लोग को उसको टेकअप करना है। तो क्या आजकल बन गया, बैंड। समझ में आया कि नहीं जी? एक जगह पे n-n अगर एनर्जी लेवल एक साथ लार्ज नंबर में है, काफी करीब होने के बावजूद भी इतने ज्यादा है कि बैंड की एक अच्छी खासी चौड़ाई बन जाएगी। और इसमें सबसे ज्यादा आप लोग अंदाज लगा रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो बाहर में वही है। बाहरी माने वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। भीतर में जो है इनर ऑर्बिट्स में जो है वो उनका प्रभाव कम रहेगा। उनका जो ये जो बनेगा ना, ये देखिए, ये भी बुझिए लार्ज नंबर में है, लेकिन ये जो है ये बैंड थोड़ा पतला है, नहीं समझे? ये जो बैंड है क्या है, पतला है। इससे मोटा इसको बनाए हैं, सबसे मोटा उसको बनाए हैं, है कि नहीं? तो ये सेमीकंडक्टर के बिहेवियर को समझने के लिए वैलेंस बैंड वाला हिसाब किताब जो है मोर इंपॉर्टेंट है। माने जो वैलेंस बैंड जो है इज, एक सेकेंड, वैलेंस बैंड is important for understanding semiconductor। तो आप लोग एक नया बात की कल्पना करिए कि आपका जो वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन है उसके पास इतनी ऊर्जा आ जाए कि अपने वैलेंस बैंड से बाहर आकर के पूरे क्रिस्टल में अगर फ्रीली घूम सके तो हम लोग कहेंगे कि दैट इलेक्ट्रॉन इज नाउ इन ए फर्दर हायर एनर्जी बैंड। नहीं समझ में आया क्या? माने और भी अपर एनर्जी बैंड में आ गया है। माने अपर बैंड में आ जाने के मतलब क्या हुआ कि अब वो पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए कैपेबल है, पूरे क्रिस्टल में फ्रीली घूम सकता है। अब अपने वैलेंस बैंड तक ही में रहेगा ऐसा नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो एक और हायर बैंड में चला जाए, जिसमें उसकी माने उसके पास इतनी ऊर्जा आ जाए कि वैलेंस बैंड से निकल करके पूरे क्रिस्टल में फ्रीली घूम सके, तो हम लोग कहेंगे कि वो एक और हायर एनर्जी बैंड में है। और उस हायर एनर्जी बैंड को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड।
क्या बोलते हैं? दैट हाई एनर्जी बैंड इज नाउ कॉल्ड कंडक्शन बैंड। दिस इज योर वैलेंस बैंड एंड इसके ऊपर के एनर्जी लेवल माने यहाँ, ये देखिए यहाँ हम लोग एक बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक बात बोल रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है, एक नया बैंड शुरू हो रहा है यहाँ से, एक यहाँ से, ये अब जो देखे हैं इसके बाद क्या हो रहा है कि और इसके आगे के एक बैंड की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, ये जो बैंड है, ये जो हम ऐसे बनाए हैं ना, इसके जगह पे क्या कर दे रहे हैं, ऐसे बना दे रहे हैं। इस बैंड का नाम होगा, इट इज योर कंडक्शन बैंड। इट इज कंडक्शन बैंड। आई होप आप लोग बात समझ गए हैं, इसको क्लियरली समझिए। नहीं समझे माने इस बैंड में होने का मतलब हुआ कि वैलेंस एनर्जी लेवल का जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनिए, वैलेंस एनर्जी लेवल का जो इलेक्ट्रॉन है अब अपने वैलेंस बैंड में न हो करके वो क्रिस्टल में घूमने में सक्षम है। वो घूम सकता है पूरे में घूमने में। If an electron is capable in moving freely ठीक है, बढ़िया भाषा के लिए क्या बोले, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज कैपेबल इन मूविंग फ्रीली थ्रू द क्रिस्टल an energy gap, there is an energy gap, ठीक है, एक एनर्जी का गैप है, एक एनर्जी गैप है। तो इस एनर्जी गैप को हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, डेल्टा ई जी लिखेंगे, डेल्टा ई जी। ठीक है, कोई समझ में आया? और इसको बोलेंगे इट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या नाम देंगे? फॉरबिडन एनर्जी गैप। दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको लिख देते हैं। डेल्टा ई एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी की तरह है, आई है जी लिख दिए एंड इसको लिखे, दिस डेल्टा ई जी। दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, याद रहेगा ना? ऐसे। अब देखिए क्या होगा, एक एनर्जी गैप हो गया, कुछ बात समझ में आई? इन जनरल देयर इज एन एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड का ऊपर और कंडक्शन बैंड का नीचे। नहीं समझे? आप लोग ऐसे समझिए, एक नाला बह रहा है नगर पालिका वाला, बीच में एक गैप है, एक इधर किनारा है और एक उधर किनारा है। ठीक है, तो उसको कौन लांघेगा? इतनी ऊर्जा हो
कि नाला को पार कर सके, वही ना कूद करके इस साइड से उस साइड में जाएगा। कि एनर्जी उधर जाने का नहीं है, कम है तो बीचे नाला में कूद जाएंगे आप, बोलिए। तो ये जो है ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा टू गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, दैट इज फॉरबिडन एनर्जी। इससे कम गैप नहीं है, क्योंकि इससे सबसे ऊपर वाला ले लिया है, इसका सबसे नीचे वाला ले लिया है। तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है, अब यही डिसाइड करता है कि कौन कंडक्टर होगा और कौन इंसुलेटर होगा, बात समझे कि नहीं, और कौन मेटल होगा। कुछ समझ पाए आप लोग? ये डिसाइड करता है कि कौन क्या होगा। तो जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन इसमें से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, मतलब अपने वैलेंस बैंड में पड़ा रहेगा, मतलब क्रिस्टल में नहीं घूम पाएगा। तो वैसा मटेरियल क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। आज जिसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कम है तो वो क्या होगा, थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ेगा, बस उसको थर्मली एनर्जी इतना मिल जाएगा कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा एंड घूमेगा, तो जिसमें कम है उसको बोलते हैं दैट इज सेमी कंडक्टर। वो फॉरबिडन एनर्जी गैप के लिए रखा गया है एक मोटा मोटी हिसाब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऊर्जा, हाँ ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगा तो इंसुलेटर बना देगा, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि 3 से नीचे 3 से एक एवरेज वैल्यू हम लोग सेट किए हैं कि अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप इफ इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलेंगे। अगर उससे ज़्यादा एनर्जी गैप हो जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो हमारा इंसुलेटर हो जाएगा मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गया कि नहीं? और जिसमें एनर्जी गैप हो ही नहीं, माने कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैपिंग हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारा क्या बनेगा, वो मेटल बन जाता है। समझ गया कि नहीं? नो फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इसके लिए हम आपको आते हैं, चलते हैं। यहाँ तक तो बात आप समझ गए हैं बहुत हद तक। अब आप लोग के लिए इन शॉर्ट हम कुछ बना दे रहे हैं। हम लोग कंडक्शन बैंड आ गया, ये बात आप समझ गए। और यहाँ देखिए आप लोग के लिए हम क्या बना रहे हैं, ये बुझिए, ऐसे बनाया, ये बुझिए रेड वाला हम बना दिए कंडक्शन बैंड। ओके, आइए इसको बना दे रहे हैं। क्या देखिए, एक है एक कंडक्शन बैंड, आए है आपका वैलेंस बैंड। ऐसे बुझिए, एक गैप कम है, एक में गैप ज्यादा है, बुझिए। एक में हम क्या किए, क्या देखिए, एक में गैप कम इतना ज्यादा, और दूसरे के लिए क्या बोल रहे हैं कि यहाँ देखिए ये गैप कम, और तीसरे में बोल रहे हैं क्या ऐसे है। हो जा रहा है इतना, थोड़ा आगे पीछे सरकार देने को बुझा है। ये बुझाने के लिए थोड़ा छोटा बना रहे हैं। समझ गया कि नहीं? ये ऐसे है, यहाँ देखिए ये गैप है
माने एक के लिए ये स्थिति बन रही है ऐसे, जहाँ गैप जो है, ये गैप, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप, इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की मात्रा रखे, मालूम है ना। ये जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप, यहाँ जो तुमको दिखाई दे रहा है डेल्टा इतना जो है, इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर, ऐसा पदार्थ बनेगा, इट इज इंसुलेटर। ये हमारा पदार्थ क्या हो जाएगा, ये इंसुलेटर बनेगा, इंसुलेटर। ये गैप जिसमें कम है, यहां देखो ये गैप क्या है, कम है, इसमें क्या है, ए डेल्टा ई जी, दिस इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिसमें ये कम हो जाता है वो क्या हो जाता है, इसमें क्या होगा, ये इतना ज़्यादा गैप है कि थर्मल एनर्जी से इसका इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाएगा, तो इंसुलेटर हो गया। वैलेंस बैंड भरा पड़ा है, बात समझे कि नहीं। कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इंसुलेटर बन जाएगा। आज जिसमें कम है ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका सेमीकंडक्टर। इट इज सेमीकंडक्टर। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। इसमें क्या है, व्हाट इज हियर, इसको क्या बोलिएगा, ये कंडक्टर है, बुझे यहाँ तक ये आपका रेड वाला है, माने ये ओवरलैप्ड है, देयर इज नो एनर्जी गैप। ये क्या है, ये होता है मेटल्स के लिए, मेटल्स या फिर कंडक्टर कहिए, ठीक है, मेटल्स के लिए है। ये क्या है, ओवरलैपिंग, नहीं समझ में आया क्या, ये ओवरलैप्ड है, नहीं समझे, ये बॉर्डर डिस्प्यूट की तरह है, नहीं समझे। ये कहता है कि मेरा उसमें घुसा हुआ है, इंडिया कहेगा कि मेरा वहां तक है, चाइना कहेगा कि मेरा यहाँ तक है, तो ये क्या है, ओवरलैप्ड है कि नहीं, बोलो। तो इस तरह का जो है ये बुझिए, ये ओवरलैप्ड है, ये मेटल के साथ होता है, इसलिए क्योंकि ध्यान दीजिए, मेटल के केस में आप जानते होइएगा कि उसका वैलेंस एनर्जी लेवल ही पढ़े होइएगा, पार्शियली फील्ड रहता है। क्या रहता है, पार्शियली फील्ड रहता है। तो क्या होता है, पार्शियली फील्ड होने के चलते वैलेंस बैंड में भी कंडक्शन का स्कोप रहता है, देयर इज अ स्कोप ऑफ मूवमेंट। तो क्या है, वैलेंस बैंड अगर पार्टली फील्ड है, देन देयर इज अ स्कोप ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल इन द वैलेंस बैंड इटसेल्फ। माने इस एटम का इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड से निकल करके पड़ोसी के वैलेंस बैंड में, और उसमें से निकल करके उसके बगल वाले के वैलेंस बैंड, अरे सब वैलेंस बैंड में तो एक ही तरह की एनर्जी का रिक्वायरमेंट है,
तो अपने में ना हो करके अपने में से निकल गया पड़ोसी के वैलेंस बैंड में, उनमें से निकल करके उनके वैलेंस बैंड में, उनके वैलेंस बैंड में से निकल कर उनके वैलेंस में, तो वैलेंस बैंड टू वैलेंस बैंड टू वैलेंस बैंड देयर इज अ स्कोप ऑफ मूवमेंट। नहीं मजा आया क्या? तो क्या बनेगा, वैलेंस बैंड के भी थ्रू मूवमेंट हो सकता है, वैलेंस बैंड के थ्रू भी मूवमेंट हो सकता है, इसलिए क्योंकि वो फुली ऑक्युपाइड नहीं है, टाइटली फिल्ड नहीं है। ठीक है कि नहीं? आप ये देखिए, यहां तक कुछ बात आप लोग समझ गए हैं, तो ये आई होप इतना अगर आप बता देते हैं तो बैंड थ्योरी के आधार पे आप ये समझ गए कि भाई ये फॉरबिडन एनर्जी गैप ही है जो डिसाइड करता है कि कौन इंसुलेटर हो जाएगा, कौन सेमीकंडक्टर हो जाएगा, कौन मेटल्स हो जाएगा, किसमें ओवरलैप्ड है। नहीं समझे? ये इसमें पार्टली फिल्ड है, उसमें वो घुसा हुआ है, या ये उसमें वो घुसा हुआ है। मतलब वैलेंस बैंड में कंडक्शन का स्कोप है, वैलेंस बैंड में देयर इज अ स्कोप ऑफ कंडक्शन। तो आपका हो जाएगा ओवरलैप्ड वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड है, ये मेटल बनेगा, ये सेमीकंडक्टर, ये इंसुलेटर। और कंडक्शन बैंड, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज कैपेबल इन मूविंग फ्रीली थ्रू द क्रिस्टल आफ्टर कमिंग आउट ऑफ वैलेंस बैंड, then we think of this electron to be in an energy band which is having higher energy than the valence band. This band is named as conduction band. I hope आप लोग बात को समझ गए हैं, समझे हैं कि नहीं समझे हैं? तो ये आपका बैंड थ्योरी के आधार पे कैसे क्लासिफिकेशन होता है, आप लोग अगर परीक्षा में आ जाता है, ये 5 नंबर में सवाल आता है कि आप माने बैंड थ्योरी क्या है, ऐसे ही पूछेगा, व्हाट इज band theory for classification of material into semiconductor and conductor and insulator. Explain it. आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि नहीं? कुछ मैटर हो गया, बोलिए ना। एक क्लासिफिकेशन का आधार क्या था वो आप समझ गए। आइए क्या हो गया, ये दूसरा क्लासिफिकेशन का आधार हो गया। अब ये अगर आप समझ गए हैं तो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, डोपिंग क्या होता है, होल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। बात समझे कि नहीं? इन सब चीज़ का कॉन्सेप्ट दे देंगे, और ये अगर कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाता है तब हम लोग बात कर सकते हैं आपको पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है। बात समझे कि नहीं? ये सब चीज़ हम लोग उसमें समझेंगे इसी क्रम में। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिर पीएन जंक्शन, फिर पीएन जंक्शन के बाद में पीएन जंक्शन डायोड। बात समझे कि नहीं?